हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी एंड ऑल स्टेट पीसीएस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, और इस कड़ी में अब तक हमने कर लिए हैं 11 पार्ट्स। तो यह है हमारा 12वां भाग, और इस भाग के अंदर भी हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो कि स्पेशली अभी स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। यूपीएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं अक्सर। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो बिहार का नोटिफिकेशन ऑलरेडी चल चुका है, मतलब इसके फॉर्म्स भरे जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ का एक नोटिफिकेशन आपका चल रहा था, मध्य प्रदेश का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, और गुजरात का एग्ज़ाम होने वाला है आपका। एंड साथ में हम बात करें यूपी का जो एग्ज़ाम है उसका कैलेंडर आ चुका है। ठीक है, तो स्टेट के कई सारे एग्ज़ाम्स के, उड़ीसा का भी आई थिंक नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये उन स्टेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसीएस के लिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने सेट की तरफ। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे इस पर्टिकुलर सेट के अंदर। तो पार्ट 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका थोड़ा सा यूपी स्पेसिफिक हो जाता है, ये यूपी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड, करेक्टली मैच्ड। तो देखिए, अल्लाह जो है ये आपका महोबा महोबा डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। रसिया आपका बनारस से है। मतलब ये देखिए, सॉन्ग है, टाइप ऑफ सॉन्ग्स हैं, और ये किस एरिया से संबंधित है ये पूछा है यहाँ पर। कजरी जो डांस बेसिकली एक गीत है, वो आपका मिर्जापुर बनारस उस एरिया से संबंधित है। जो बिरहा है ये कन्नौज से नहीं है संबंधित। देखिए, बिरहा जो है आपका, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बिरहा जो है ये एक सिंगिंग ट्रेडिशन है जो कि यूपी के ईस्टर्न हिस्से में, मतलब जो आपका गोरखपुर वाला जो इलाका है, ठीक है, गोरखपुर, गाजीपुर, चंदौली, बलिया, ये वाला जो इलाका है बेसिकली आजमगढ़, ईस्टर्न जौनपुर वाला, ठीक है, तो इन एरियाज में बेसिकली ये गाया जाता है। और ये भी इसके अंदर ज़्यादातर वीर रस के जो गाने हैं वो होते हैं, सॉन्ग्स होते हैं, वो गाए जाते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाता है, कन्नौज इसका मैच नहीं है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका, ओके, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या होगा, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द कल्चरल एक्टिविटी ऑफ लखनऊ। ठीक है, तो ये भी आपका थोड़ा सा एक उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड है। तो लखनऊ के कल्चरल एक्टिविटी में इन लोगों में से किसने हिस्सा नहीं लिया, उसका कोई योगदान नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एक लाइन मिस हो गई थी तो इसको मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर तो इस क्वेश्चन के अंदर, तो यहाँ पर उस्ताद दूल्हे खां, ठीक है, उस्ताद दूल्हे खां, बिंदादीन, यह है बिंदादीन, ठीक है, और इलियास खान। ठीक है, तो इलियास खान, ये तीनों लोग जो हैं ये कल्चरल कंट्रीब्यूशन या कल्चरल एक्टिविटीज से संबंधित है जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ करती थी। और यहाँ पर हम बात करें अगर तो ये जो है आपके, दैट इज द नेम इनका, बिंदादीन। ठीक है, तो जो बिंदादीन जी हैं ये एक्चुअली मास्टर थे, मतलब मास्टर इन द सेंस की जो कथक डांस है, उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है कथक डांस, तो उसको सिखाया करते थे। ठीक है, तो ही इज़ द मास्टर ऑफ कथक डांस। ठीक है, एंड यहाँ पर इन्होंने काफ़ी प्रिपरेशन करी थी, मतलब जो ठुमरी है, ठीक है, तो ठुमरी को बेसिकली सनद पिया नाम का जो ठुमरी एक डांस फॉर्म है उसको इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये तीनों लोग जो हैं ये आपके संबंधित हैं विद द कल्चरल एक्टिविटी ऑफ द लखनऊ के साथ में। जो मेहंदी है ये नाम इससे संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। तो ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पर पूछा गया है मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, देखिए सिंपल सी चीज़ है, आप सभी को पता होगा। मिक्स्ड इकोनॉमी वो चीज़ जहाँ पर पब्लिक सेक्टर और साथ में प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर मतलब जो किसी, देखिए पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या होता है, इसका ओनर कौन होता है, इसका ओनर होती है गवर्नमेंट, ठीक है, सरकार।
प्राइवेट सेक्टर में क्या होगा, इसका ओनर होगा इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल्स कह लीजिए, 5-6 लोगों का एक ग्रुप होगा, वो उसका ओनर होगा, या फिर कोई अकेला आदमी इसका ओनर होगा प्राइवेट सेक्टर में। तो पब्लिक सेक्टर साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर जो है वो प्रेजेंट होगा देश की इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो उस तरीके की जो इकोनॉमी है वो कहलाती है मिक्स्ड इकोनॉमी, और भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसे क्या किया था, अपनाया था। अब भारत ने ये जो कॉन्सेप्ट अपनाया था, ताकि इंडिपेंडेंस के बाद इसे अपनाया गया था, इसका अपनाने का एक मुख्य उद्देश्य था कि सोशल जस्टिस जो है ना, सोशल जस्टिस जो है वो क्या किया जा सके, स्थापित किया जा सके। हालांकि बहुत सारे विरोधाभास हैं इसमें, अभी सोशल जस्टिस शायद नहीं आया है अभी तक, और शायद आ भी ना पाए, जो भी रहे फ्यूचर में, बट उद्देश्य यही था कि सामाजिक जो जस्टिस है वो बने, इस वजह से ये चीज हुई थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी 3 का। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म इज टू, जो सस्टेनेबल टूरिज्म है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए हम बात करें यहाँ पर तो सस्टेनेबल टूरिज्म जो है ये क्या करता है, मैनेज करेगा टूरिज्म को, और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, मेंटेन करेगा कल्चरल इंटीग्रिटी को, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस को, ठीक है। और साथ में इसका जो मेन कॉन्सेप्ट था ये है कि इसे पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाएगा या पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाएगा, और सोसाइटी के लिए और इकोनॉमी के लिए जो ग्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा आपका टू मैनेज टूरिज्म एंड एनवायरमेंट व्हाइल मेंटेनिंग कल्चरल इंटीग्रिटी एंड द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द पीडीएस सिस्टम। अब देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये वही चीज़ है जो आप राशन कार्ड होता है, राशन पे आपको कुछ राशन मिलता है, जिस पे कुछ सब्सिडाइज चीज़ें मिलती हैं, मतलब जो चावल, गेहूँ, तेल, वटेवर जो भी चीज़ें मिलती हैं वो क्या होती हैं, मार्केट रेट से काफ़ी कम रुपए में मिलती है। मतलब जो चावल आपको मार्केट में मान लीजिए 40 रुपए केजी मिलता है, वो आपको पीडीएस सिस्टम के थ्रू 5 रुपए या 2 रुपए या 3 रुपए, मतलब जो भी गवर्नमेंट ने उस टाइम पर रेट फिक्स किया है उसके रेट पे मिलता है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्राइस जो है, मतलब जो ये रेट था वो पैसे लिए जा रहे हैं और उसको थोड़ा सा बढ़ाया गया है, उसका कारण क्या है, इसका कारण है टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ सब्सिडी कंटेन्ड इन द स्कीम। अब देखिए आप मार्केट में प्राइस है 40 रुपए, आप किसी को फ्री में दे रहे हो बिना मतलब पैसे के, तो वो 40 के 40 रुपए कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगी। किसको पे करेगी, जिससे गवर्नमेंट ने वो अनाज खरीदा है। अब बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने पीडीएस में चीज़ों का रेट थोड़ा बढ़ाया है, मतलब जैसे पहले क्या था 1 रुपए हुआ करता था, अब ये कर दिया है 2 रुपए या 3 रुपए कर दिया है सपोज, ठीक है, 3 रुपीज़ पर केजी कर दिया है। तो ये रेट बढ़ाने से क्या हुआ, ये जो 3 रुपए हुआ, तो अब गवर्नमेंट को कितना पैसा देना है, जिससे गवर्नमेंट ने ये अनाज खरीदा था 37, मतलब यहाँ पे 3 रुपए कम हो गए। तो थोड़ा सा ही सही, बट यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट का बर्डन जो है वो इस स्कीम के तहत में थोड़ा कम हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव था जो पीडीएस सिस्टम है उसके तहत जो प्राइसिंग की इंक्रीज की गई है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो एक एक बात कही जाती है ना कि भाई अगर जो कोई चीज़ फ्री में मिलती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, तो इसलिए यहाँ पर कुछ अमाउंट भले ही मतलब एक 3 रुपए 2 रुपए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट आप कुछ रुपए भी दोगे, 1 रुपए 2 रुपए भी दोगे चीज़ के लिए, तो यू शुड वैल्यू फॉर दैट थिंग, अब उस चीज़ की क्या करोगे, कीमत करोगे, ठीक है। तो ये भी एक बेसिकली कहा जाए तो कॉन्सेप्ट हो सकता है इसके पीछे। चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय, जिसे कहते हैं हम एमएसपी। बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी इसकी पिछले 2-3 साल में, ठीक है, कोविड से पहले बेसिकली बात करा जाए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ये एक्चुअली एमएसपी का जो कॉन्सेप्ट है ये आता है आपका
सॉरी 6 क्वेश्चन है ना, ओके। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ओके। ये जो है इसको बनाती है, डिटरमाइन करती है, उस एजेंसी का नाम है बेसिकली यहाँ पर CACP। अब CACP क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसिंग, ठीक है। तो ये एजेंसी जो है ये डिटरमाइन करती है MSP का। और ये जो एजेंसी है बेसिकली ये अटैच्ड होती है किसके साथ में? दिस एजेंसी इज अटैच्ड विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर के साथ में ये जुड़ी होती है। दोनों मिलकर जो MSP है बेसिकली, जो प्राइसिंग है, जैसे आप बात करते हैं गन्ना है, शुगर केन है या राइस है या वीट है या कोई से भी जो फसलें हैं हमारी, तो उनको किस दाम पर गवर्नमेंट जो है वो खरीदेगी, मिनिमम उसका जो रेट है वो कितना रहने वाला है इस साल के अंदर, ये हर साल अपना रिवाइज होता रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड द प्राइस और साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर दोनों मिलकर ये बनाती हैं। और इस एजेंसी की जो स्टैब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 1965 के तहत, ठीक है। 1965 में ये बनी थी और उस टाइम पर इसका नाम था, कई बार पूछ सकते हैं कि भाई उस टाइम पर जब ये खुली थी या बनी थी इसका नाम क्या था? इसका नाम था एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इसका नाम था। और फिर बाद में बेसिकली उस टाइम पर जब बनी थी तो ये एडवाइस करने का काम करती थी प्राइस के ऊपर जो एग्रीकल्चर के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं। और बाद में 1985 के तहत जो है इसका नाम चेंज हो जाता है और ये बन जाती है CACP, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस का नाम इसका मतलब चेंज हो जाता है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर C। विच ऑफ द फॉलोइंग नाउ डिटरमाइंस द ऑयल प्राइस? भारत में आज की डेट में हम बात करें तो तेल की कीमतें कौन निर्धारित करता है? तो देखिए तेल की कीमतें जो है आज की डेट में वो ऑयल कंपनीज जो है वो निर्धारित करती है। अब ऐसा नहीं है कि ऑयल कंपनीज निर्धारित करती है, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे भारत में भारत पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, ठीक है, रिलायंस के भी पेट्रोल पंप हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग कंपनीज के पेट्रोल पंप्स हैं, इनकी एजेंसीज हैं या इनकी बेसिकली ये ऑयल कंपनीज हैं। तो इनका इसका रेट कुछ और होगा, इसका रेट कुछ होगा, उसका ऐसा कुछ नहीं होगा। बट यहाँ पर क्या होता है कि इन सबका ज्वाइंट मतलब कंबाइन करके एक तरीके से एक आपस में डिस्कशन करके भाई फलाना रेट रखा जाए, ठीक है। जैसे आज की डेट में 100 रुपीज़ पर लीटर जो पेट्रोल का रेट है वो रखा जाए, तो वो सब में इक्वल होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे कि इसमें आपको 90 का मिल रहा है, इसमें 80 का मिल रहा है या इसमें 100 का मिल रहा है। तो वहाँ पर जो प्राइसिंग है वो आपस में एक कमेटी बनाकर उसको सेटल किया जाता है कि भाई क्या प्राइसिंग होगी। और इस चीज़ की जो मॉनिटरिंग है वो डे बाय डे करी जाती है अकॉर्डिंग टू द कंजप्शन ऑफ द फ्यूल, ठीक है। तो इसको डिटरमाइन करने का काम जो है करंट में ऑयल कंपनीज कर रही हैं। इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती थी बट नाउ इट इज इन द हैंड ऑफ द कंपनीज। कांडला सिचुएटेड इन द गल्फ ऑफ कच्छ, जो कांडला है, देखिए कांडला पोर्ट है ये बेसिकली, कांडला पोर्ट जो है गल्फ ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है, फेमस है किस चीज़ के लिए? ये एक्चुअली फेमस है बेसिकली, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन का यहाँ पर होगा दैट इज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एशिया का ये पहला है फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, इसे शॉर्ट में कहते हैं EPZ, ठीक है। तो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना ये आपका कांडला पोर्ट और जिसकी स्टैब्लिशमेंट होती है दिस इज इन 1965 के अंतर्गत। 1965 में कांडला गुजरात के अंदर है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ये एक सुटेबल कंडीशन क्रिएट करेगा, सुटेबल कंडीशन कह लीजिए या फिर आप कह सकते हैं कि सुटेबल एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा फॉर द एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स। जो भारत के अंदर सामान बन रहा है, ठीक है, उसको क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है भारत से। तो उसके लिए एक सुटेबल एनवायरनमेंट और सुटेबल पाथ जो है वो क्रिएट करेगा। भाई भारत में जो सामान बना वो कांडला पोर्ट पहुंचा थ्रू द ट्रक्स और ट्रेन, उसके बाद कांडला पोर्ट से वो कहाँ जाएगा, शिप्स के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज में या अमेरिकन कंट्रीज में, मतलब इस तरीके से वो बाहर के देशों में ट्रांसपोर्ट होगा।
तो इसके लिए ये बनाया गया था। दैट इज द एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के है ये आपका, इसका जो एक मुख्य उद्देश्य रहा है, ये फेमस है बेसिकली जिस चीज के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसमें देखिए इंडस्ट्रीज का नाम लिखे गए हैं आपको लिस्ट 1 में। लिस्ट 2 में आपको दिया गया है प्रोडक्शन सेंटर, कहाँ पर वो इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं। गुड्स ऑफ जूट, जूट्स की सामान जो है बेसिकली ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, टीटागढ़ के अंदर। दैट इज टीटागढ़ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सिल्क टेक्सटाइल आपको देखने को मिलती है बेंगलुरु के अंदर, दैट इज इन 3। एंड वुल क्लॉथ्स के अंदर, वुल क्लॉथ्स आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, वुलन क्लॉथ्स आपको दैट इज इन द लुधियाना। वेयर इज द लुधियाना, लुधियाना हियर इज। वुलन कारपेट आपको देखने को मिलते हैं दैट इज भदोही के अंदर। तो ये कॉम्बिनेशन है, तो इसके लिए आप मैच कर सकते हैं। ए के साथ में है आपका 4, बी के साथ है आपका बी के साथ है क्या था 3, सी के साथ है आपका 2 एंड 4 के साथ, सॉरी डी के साथ है आपका 1। तो 4 3 2 1 ये आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है आई थिंक, है ना। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 9। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसका हिस्सा नहीं है, उसके ऑब्जेक्टिव का हिस्सा नहीं है। कौन सी चीज, अब देखिए फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है वो डिटरमाइन की जाती है किसके द्वारा, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्टर कौन से, स्टेट के नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाले फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जो केंद्र सरकार की फाइनेंस मिनिस्टर हैं एट प्रेजेंट कौन है, निर्मला सीतारमण जी। तो वो जो है उनके द्वारा फिजिकल पॉलिसी जो है वो भारत की वो डिटरमाइन की जाएगी, ठीक है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, उद्देश्य है बेसिकली वो है कि फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है, फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करनी है, प्राइस को स्टेबलाइज करना है, स्टेबिलिटी के बारे में बात करनी है, एंड जस्टिशिएबल डिस्ट्रीब्यूशन करना है वेल्थ का और इनकम का। तो ये एक मुख्य उद्देश्य रहते हैं बेसिकली फिजिकल पॉलिसी के इसका, ठीक है। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य हैं। तो यहाँ पर हम बात करें तो फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करेंगे, प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में, एंड जस्टिशिएबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम के बारे में। यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड जो है ये फिजिकल पॉलिसी का पार्ट नहीं है, नॉट पूछा था। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, ओके। तो यहाँ पर पूछा गया है, एज कंपेयर टू द रेवेन्यू डेफिशिट, ठीक है, एज कंपेयर टू द रेवेन्यू डेफिशिट फिजिकल डेफिशिट विल ऑलवेज बी। अभी क्या होगा, अब देखिए जहां पर हम बात करें तो पहले तो हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू डेफिशिट की। तो रेवेन्यू डेफिशिट क्या होता है, ये होता है टोटल रेवेन्यू, इसको समझ लीजिए ध्यान से। टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जितना भी पैसा आया, रेवेन्यू मतलब इनकमिंग टोटल, जितना भी टोटल पैसा आपके पास आया, मतलब आपके पास दैट मीन्स गवर्नमेंट के पास आया। अभी देखिए ये होगा डिफरेंस माइनस, इसमें से माइनस किया जाएगा, क्या माइनस किया जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब जितना आया उसमें से टोटल में से कितना खर्च किया, मतलब यहाँ पर इनकमिंग टोटल हो गई और टोटल आउटगोइंग हो गई, ये होता है आपका रेवेन्यू डेफिशिट। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं फिजिकल डेफिशिट की, दिस इज द रेवेन्यू डेफिशिट, ओके क्लियर। ये होता है मतलब डिफरेंस बिटवीन द टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस। अब फिजिकल डेफिशिट की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर होती है टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट वो मतलब जितना पैसा आया पूरा वो, और प्लस यहाँ माइनस नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इस टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं, लायबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम यहाँ पर बात करें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, देखिए फिजिकल डेफिसिट में हो गया टोटल आपका रिसिप्ट, जितना पैसा आपके पास आया प्लस टोटल खर्चा, और उस टोटल खर्चे में सरकार का जो खर्चा है, मतलब जो मिनिस्ट्रीज का खर्चा है, मतलब जो आपके कोई भी मिनिस्टर्स हैं उनके ऊपर जो खर्चा होता है, उनके सिक्योरिटी पे, उनके घर पे आने जाने पे, तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है वो सब चीज़ें वो सारी इंक्लूड होंगी
और वो कहलाती है फिजिकल डेफिशिएट। तो ये दोनों में बेसिकली डिफरेंस है मोटा मोटा। आई होप सो आप ये चीज़ समझ गए होंगे दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है दोनों टर्म्स के बीच में। तो फिजिकल डेफिशिएट जो है वो हमेशा ज़्यादा होगा, हायर होगा एज कंपेयर टू द रेवेन्यू डेफिशिएट से। देखिए सिंपल सा और सिंपली कर देता हूँ इस चीज़ को। सिंपली आप समझ लीजिए कि 100 रुपये हैं आपके पास, यहाँ पे टोटल आया 100 रुपये। ठीक, इसको जरा क्लियर करता हूँ फिर मैं बात करते हैं। देखिए रेवेन्यू डेफिशिएट को नंबर्स के टर्म्स में हम समझ लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। 100 रुपये आते हैं आपके पास, 100 रुपये में से आपके मान लीजिए 40 रुपये खर्चे होते हैं, आपके पास क्या बचता है 60 रुपये। तो ये जो चीज़ होती है दिस इज कॉल्ड एज अ रेवेन्यू डेफिशिएट। ओके, सेम चीज़ यहाँ पर हम बात करते हैं। 100 रुपये आते हैं, ठीक है, प्लस 40 रुपये खर्च होते हैं। अब इस 40 रुपये में गवर्नमेंट के खर्चे हैं वो भी इंक्लूडेड हैं, ठीक है, वो भी हम अलग से नहीं कर रहे। मतलब इसमें 30 बाकी खर्चे हो गए प्लस 10 रुपये या 10 जो है अमाउंट बेसिकली वो आपका क्या हो गया गवर्नमेंट का खर्चा। तो टोटल यहाँ पर ही हो गया, तो ये कितना हो गया 140। तो यहाँ पर हमने वही चीज़ कही गई कि जो रेवेन्यू डेफिशिएट है, सॉरी फिजिकल डेफिशिएट है, वो हमेशा ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा है ना, तो ये कम हो गया, हमेशा ज़्यादा होगा रेवेन्यू डेफिशिएट से। ठीक है, सो हियर इज द मोर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, इसमें तो कोई बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनरली इन इंडिया फाइनेंस कमीशन इज अपॉइंटेड एवरी 5 ईयर टू। अब देखिए फाइनेंस कमीशन की जो स्थापना होती है हर 5 साल में, वो क्यों होती है, मतलब उसका जो पर्पस है वो क्या है, ये पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो इसके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल है 280। ठीक है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। आर्टिकल 280 इज रिलेटेड विद द फाइनेंस कमीशन, और एट प्रेजेंट में फाइनेंस कमीशन कौन है, एन.के. सिंह। ठीक है, जिस टाइम में ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है भविष्य में कोई चेंज हो जाए, तो उस चीज टाइम पर आपको करंट अफेयर के हिसाब से उसको देखना है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल 280 है 280, इसके अंदर ये कहा गया है कि फाइनेंस कमीशन होगा, और वो फाइनेंस कमीशन करेगा क्या, वो डिटरमाइन करेगा स्टेट का शेयर। अब देखिए टैक्सेस जमा होते हैं, टैक्सेस जाते हैं सेंट्रल के पास, सेंट्रल के पास गए। अब फाइनेंस कमीशन क्या करेगा कि वो जो इसके पास मान लीजिए 100 रुपये आए सेंटर के पास टैक्स के रूप में, अब ये 100 रुपये को स्टेट 100 रुपये इसके पास आए, तो इन 100 रुपये को स्टेट्स के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये काम बेसिकली कौन करता है, फाइनेंस कमीशन करता है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को यहाँ पर इन्होंने दे दिया मान लीजिए 20 रुपये, बिहार को दे दिया 10 रुपये, दिल्ली को दे दिया 2 रुपये। तो मतलब इस फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला है, ऐसा 2 रुपये नहीं देता है कोई, बट फॉर एन एग्जाम्पल फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस मैंने इसको छोटा अमाउंट लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया था। अब पॉपुलेशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, स्टेट की ग्रोथ के हिसाब से, ठीक है, हर चीज़ के को कंसिडर करते हुए यहाँ पर पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। जो सरकार के हैं, जो यूनियन के हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, दैट इज द डिटरमाइन द शेयर ऑफ द स्टेट। अब शेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, शेयर 100 रुपये में भाई यूपी का शेयर कितना है 20%, मतलब 20 रुपये सीधा हमें दे दो, है ना। डिटरमाइन द शेयर ऑफ द स्टेट इन द सेंट्रल ग्रांट, सेंटर का ग्रांट है ना, सेंटर का पैसा, एंड द रेवेन्यू ऑफ द यूनियन, केंद्र का पैसा और केंद्र का जो खजाना है उसमें राज्यों का जो हिस्सा है उसके बारे में यहाँ पर बात करता है। दैट इज द ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इनकम टैक्स। कौन सी चीज इनकम टैक्स से आपकी एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्टेड मतलब उसे छूट मिली हुई है, छूट नहीं मिली हुई है, नॉट है ना, नॉट नहीं, नहीं मिली है। देखिए एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को छूट मिलती है, प्रोविडेंट फंड को भी मिलती है, पीपीएफ जिसे कहते हैं, और यूनाइटेड लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, आपने कोई इंश्योरेंस प्लान लिया है तो उसमें भी आपको इनकम टैक्स से छूट मिलती है। बट किसान विकास पत्र जो होता है, ठीक है, इसके अंदर जो पैसा होगा, इसके अंदर जो मनी आपकी पड़ी होगी या होगी, ठीक है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट मिलेगा, उस इंटरेस्ट को बेसिकली वो अमाउंट आपका बेसिकली क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है।
ठीक है, किसान विकास पत्र के अंदर जो पैसा होगा उस पैसे पे जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, दैट अमाउंट इज कम्स अंडर द टैक्सेबल अमाउंट। ओके, तो बाकी तीनों चीजों पे टैक्स नहीं लगता। यहाँ पूछा गया था नॉट एग्जेम्प्टेड, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए, किसान विकास पत्र इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा दिस इज 30 नंबर क्वेश्चन है। ओके, 40 नंबर पे आते हैं। In India, sustainable growth was the main goal of which of the following 5-year plan? देखिए सस्टेनेबल गोल के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। तो एक गोल था फास्टर सस्टेनेबल, कॉमा था यहाँ पे, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, ये एक थीम थी। ठीक है, दिस वाज द थीम ड्यूरिंग द 12th 5-year प्लान। तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 12th 5-year प्लान। ये कब से कब तक था? 2000, ये था आपका 2012 से लेके 17 तक। और ये हमारा 5-year प्लान जो चल रहे थे, ये हमारा अंतिम 5-year प्लान था। इसके बाद जो है 5-year प्लान नहीं रहे, उसके बाद हमने बनाए नहीं, खत्म कहानी यहाँ पर। दिस वॉज द लास्ट वन। ठीक है, तो इसी का थीम था। तो उसी में पूछा गया है कि सस्टेनेबल ग्रोथ, दैट इज आपका यहाँ पर आ जाता है, सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में यहाँ पर बात करी गई है। ठीक है, ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है 5-year प्लान्स के बारे में दिया गया है। 1 2 3 4 4 5-year प्लान्स है। और यहाँ पर ये किस मॉडल पर बेस्ड है, डेवलपमेंट मॉडल, वो आपको बताना है, फिर मैच करना है। ठीक है, तो जो पहला 5-year प्लान है यहाँ पर, तो वो आपका बेस्ड है हरोल्ड डमोर मॉडल पर, डोमर मॉडल, हरोल्ड डोमल मॉडल पर बेस्ड है। ठीक है, सेकंड 5-year प्लान जो है वो आपका मैनोलोबीस मॉडल पर बेस्ड है, मैनोलोबीस मॉडल पर। थर्ड 5-year प्लान जो है वो एस चक्रवर्ती मॉडल पर बेस्ड है। एंड फोर्थ 5-year प्लान जो है वो अशोक रुद्र मॉडल पर बेस्ड है। तो यहाँ पर हम बात करें तो ए का ऑप्शन हो जाता है 4, बी के साथ आपका ऑप्शन आता है नहीं सॉरी, ए के साथ है आपका, सॉरी 4 नहीं है यहाँ पे 2 है, ए का 2 है, बी का 4 है, सी के साथ है आपका ऑप्शन 1 एंड डी के साथ है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन होगा 2 4 1 3। ओके, चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ओके, 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम वाज फर्स्टली स्टार्टेड इन द ईयर। अब देखिए 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है ये पहली बार शुरू होता है 1975 के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, 1975। अब इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो ये था कि प्रमोट करना है, किसको प्रमोट करना है? एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर एंड जो आपकी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन, इन दोनों को क्या करना है? प्रमोट करना है। इस उद्देश्य से ये 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। और साथ में यहाँ पर लानी थी पोवर्टी इरेडिकेशन, मतलब गरीबी हटाओ वाला जो हिसाब किताब था, इम्प्रूव करना था लिटरेसी को, और क्वालिटी लाइफ को, जो है कॉमन आदमी की जो क्वालिटी लाइफ है उसको बढ़ाना था, मतलब जो लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है उसको क्या करना था, यहाँ पर इंक्रीज करने की बात कही गई थी। और यहाँ पर इन इक्वालिटी जो है उसे भी क्या करना था, रिमूव करने की बात कॉन्सेप्ट में डाली गई थी, जो 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम के तहत आती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1975 के अंदर ये चीज शुरू होती है। ओके, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ओके, आई थिंक पूरा विजिबल होगा, है ना। चलिए, गिवन आर द टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपको दी गई है, असर्शन रीजन है बेसिकली। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेशन ट्विस्ट जो होता है, बेसिकली यहाँ पर हम बात करें तो ऑपरेशन ट्विस्ट जो है ये लॉन्च किया गया था बेसिकली किसके द्वारा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, दिस इज लॉन्च बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 2020 के अंदर, जुलाई 2020 के अंदर ये लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है। क्या प्रमोट करना है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आती है, चाहे बाहर से आए या देश की आए, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो है ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए, वो इन्वेस्टमेंट करेगी 20 साल के लिए, 40 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लेगी। तो इस टाइप के जो लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टमेंट होते हैं उसके लिए बेसिकली यहाँ पर बात करी गई है। आते हैं क्वेश्चन पर। अंडर ऑपरेशन ट्विस्ट आरबीआई बाइज लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को बाई करेगी बाय सेलिंग शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एट द सेम टाइम। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदेगी और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो है उन्हें वो बेच देगी। सिंपल सी आप इसको ऐसे समझ लीजिए, सिंपल टर्म्स में बात करूं मैं तो यहाँ पर जो है एक एफडी होती है, जैसे ना फिक्स डिपॉजिट। तो जो फिक्स डिपॉजिट है शॉर्ट टर्म वाली, मतलब जैसे एक साल वाली जो फिक्स डिपॉजिट है उन्हें क्या कर दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा। लॉन्ग टर्म मतलब 20 साल का जो फिक्स डिपॉजिट है या 15 साल का फिक्स डिपॉजिट है, इस टाइप की वाली चीज़ें जो है वो लॉन्च की जाएंगी, उनको खरीदा जाएगा और इन्हें छोटे वालों को बेच दिया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भाई ऑपरेशन का टू इंक्रीज द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो हमने अभी बात करी थी। ठीक है, तो रीज़न सही है, आंसर सही है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन बन रहा है यहाँ पर दोनों का। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस हमारे सेट 12 के। आई होप सो क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें अगर जो आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।